जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पिछली वीडियोज में, और उसमें मैं बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से संबंधित सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, और इसमें कुछ मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही संबंधित क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में, और उसमें कुछ विशेष चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस का मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को हमने इस तरह से काट लिया। अब मैं इसी भाग को बार बार बना के मैं बताऊंगा। एक तो ये हमारी पृथ्वी का एक भाग सतह से केंद्र तक। एक विद्वान थे एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस, इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया। एक सियाल, सबसे ऊपरी भाग, फिर मध्य का भाग सीमा, और सबसे आंतरिक भाग नीफे। नीफे, सियाल, सीमा, नीफे के रूप में एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को विभाजित किया। लेकिन आगे आने वाले विद्वानों को यह विभाजन पसंद नहीं आया और आगे चलकर उन्होंने सियाल, सीमा, नीफे की जगह क्रस्ट, मेंटल, कोर नाम इसका रख दिया। यानी ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को 3 भागों में आने वाले नए विद्वानों ने भी विभाजित किया, लेकिन नाम बदल दिया। एक का नाम रखा क्रस्ट, दूसरे का नाम रखा मेंटल, और तीसरे का नाम रखा कोर। हिंदी में क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल को मेंटल ही कहते हैं, और कोर को क्रोड कहते हैं। ठीक, अगर हम देखें, अगर क्रस्ट की यानी भूपर्पटी की मोटाई देखें तो ये होता है 100 किलोमीटर। एक औसत मोटाई देखा जाए तो ये होता है 100 किलोमीटर। ठीक, यानी सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या है? क्रस्ट है। सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट है। उसके बाद 100 किलोमीटर की गहराई से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये है मेंटल। ठीक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल, और 2900 से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये है कोर। ये तो सामान्य बात आप पहले से भी हो सकता है जानते हो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर में और विभाजन को देखते हैं और समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी, देखिए ये जल है। ये नीले कलर से मैं जो दिखा रहा हूं ये जलीय भाग है, और ये क्रस्ट पूरा। इसके बाद मेंटल और कोर। अगर हम क्रस्ट की बात करें, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक, सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक, यानी क्रस्ट की जो टोटल थिकनेस है, टोटल मोटाई जो है वो 100 किलोमीटर है। मेंटल की जो टोटल मोटाई है 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, और कोर की 6371 किलोमीटर तक, ये मैंने अभी बताया। लेकिन
आपके इस क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्रस्ट वो जिसके ऊपर हम बैठे हैं, यानी जो जमीन है जिस पे हम हैं, ठीक, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट। और सागर महासागर के नीचे भी तो जमीन होगा, उसे कहा जाता है ओशियानिक क्रस्ट, यानी महासागरी क्रस्ट। अगर आप देखिए ये जलीय भाग है, तो यहां समझिए इस जलीय भाग के नीचे का जो क्रस्ट है उसे कहा जाएगा ओशियानिक क्रस्ट, यानी महासागरीय क्रस्ट। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो इसकी औसत मोटाई जो एनसीईआरटी में दी गई है, औसत मोटाई यानी थिकनेस 30 किलोमीटर, ये लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि 50 से 70 किलोमीटर, 50 से 70 किलोमीटर के आसपास हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में या अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई है। और खासकर हिमालय की अगर हम स्पेशली बात करें तो 70 किलोमीटर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, ये एनसीईआरटी कहती है। तो अगर आपसे सामान्य रूप से पूछा जाए पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग हिमालयी क्षेत्रों में क्रस्ट की मोटाई कितनी है, तो औसत मोटाई वहां पर है 70 किलोमीटर, ये एनसीईआरटी कहती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं ओशियानिक क्रस्ट की बात करूं, महासागरीय क्रस्ट की बात करूं, तो इसकी औसत मोटाई है 5 किलोमीटर, ये भी एनसीईआरटी ही कहती है, ठीक। औसत मोटाई एनसीईआरटी कहती 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसके रेंज को देखें, केवल 5 किलोमीटर तो होगी नहीं, कहीं मोटी कहीं पतली, तो 5 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक ओशियानिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट की मोटाई है। इसके बाद हम चलते हैं मेंटल की ओर। ये क्रस्ट आप जान गए, क्रस्ट दो भागों में बटा है, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय क्रस्ट, ओशियानिक यानी महासागरीय क्रस्ट। जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसे कहा जाता है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसके ऊपर सागर है, जिस पे पानी है, पानी के नीचे जो जमीन है उसे कहा जाता है महासागरीय क्रस्ट यानी ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर और सबसे अधिक मोटाई इसकी कहां पर है, हिमालयी क्षेत्रों में। पूरी पृथ्वी में क्रस्ट की सबसे अधिक मोटाई कहां पर है, हिमालयी क्षेत्रों में। ओशियानिक क्रस्ट की औसत मोटाई है 5 किलोमीटर और अगर एक इसका रेंज देखें तो 5 से 30 किलोमीटर तक इसकी टोटल मोटाई आती है। ये बचा भाग आपका मेंटल। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल आप देख रहे हो 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये है आपका मेंटल। मेंटल, अब आपका ये मेंटल दो भागों में बटा हुआ है, ठीक। एक तो ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक, और दूसरा लोअर मेंटल, ठीक। तो मेंटल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल यानी 100 किलोमीटर से नीचे और लोअर मेंटल यानी 2900 किलोमीटर से ऊपर। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल की सीमा जो है वो है 661 किलोमीटर की गहराई तक, यानी 661 किलोमीटर गहराई के ऊपर अपर मेंटल और उसके नीचे लोअर मेंटल। अब ध्यान रखिएगा, जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का अपर पार्ट, अपर मेंटल का यानी ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, अपर मेंटल का ये अपर पार्ट और पूरा का पूरा क्रस्ट, अपर मेंटल का अपर पार्ट और पूरा का पूरा क्रस्ट, ठीक। ध्यान सुनिएगा, पूरा का पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ये पूरी थिकनेस, पूरी मोटाई हो जाती है 200 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर क्रस्ट और 100 किलोमीटर अपर मेंटल का अपर पार्ट। इस पार्ट को कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हिंदी में इसे कहते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक। तो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर।
और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ अपर मेंटल का रिमेन पार्ट जो है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, ठीक। तो अपर मेंटल दो भाग में चला गया, एक तो लिथोस्फीयर में कुछ भाग चला गया, बाकी बचा हुआ भाग एस्थेनोस्फीयर कहा गया। इसके बाद आता है आपका लोअर मेंटल, और लोअर मेंटल में ध्यान रखिएगा कि जो मेंटल और कोर की सीमा है, इसके 200 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर लोअर मेंटल में एक लेयर पाई जाती है जिसे कहा जाता है डी लेयर। डी लेयर। तो लोअर मेंटल में एक और परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है डी लेयर। इसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये कहानी हो गई मेंटल की। मेंटल के बाद आते हैं हम कोर में, और कोर भी दो भागों में बटा हुआ है। एक तो अपर कोर, अपर कोर, और दूसरा इनर कोर। 2900 किलोमीटर की गहराई से 5100 किलोमीटर की गहराई, 5100 किलोमीटर गहराई, 2900 किलोमीटर की गहराई से 5100 किलोमीटर की गहराई तक ये है अपर कोर, और 5100 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये है आपका इनर कोर। तो इस तरह आप देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सा पार्ट है, यानी क्रस्ट दो भागों में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। मेंटल का एक पार्ट लिथोस्फीयर में चला जाता है, उसके बाद अपर मेंटल का जो पार्ट है एक पार्ट लिथोस्फीयर में चला जाता है, बचा हुआ अपर मेंटल का पार्ट एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। अगर हम लोअर मेंटल में आते हैं तो इसमें लोअर मेंटल में भी एक पार्ट आता है जिसे आप डी लेयर कहते हो, ठीक। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। उसके बाद कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर कोर और इनर कोर, और सबके बारे में थिकनेस में बता दिया हूं। ध्यान रखिएगा, पूरे क्रस्ट की थिकनेस 100 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम लिथोस्फीयर की थिकनेस की बात करें तो पूरा क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल 200 किलोमीटर। इसके बाद अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल को छोड़ दिया जाए, ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को छोड़ दिया जाए, तो बचा हुआ अपर मेंटल का जो पार्ट है उसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। यानी ये 100 किलोमीटर घटा दो तो एनसीईआरटी तो वैसे एवरेज जो कहती है वो एस्थेनोस्फीयर की मोटाई 400 किलोमीटर कहती है, लेकिन 400 किलोमीटर से अधिक है इसकी मोटाई, ठीक। ये बता दिया मैं आपको। उसके बाद 2900 से अगर हम आगे बढ़े 6371 किलोमीटर की गहराई में, तो 2900 से 5100 किलोमीटर अपर कोर, और 5100 से 6371 किलोमीटर इनर कोर। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी का घनत्व, आयतन और मास, यानी क्रस्ट मेंटल कोर में किसका मास कितना है, आयतन कितना है और घनत्व कितना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अभी आपसे बात किया मैंने कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पे ये जलीय भाग यानी कॉन्टिनेंट, इसके नीचे का पार्ट जो हो जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और आपको ये पता है कि जो क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल जो है 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, और कोर जो है 6371 किलोमीटर की गहराई तक है, ठीक। अगर पूरे पृथ्वी के वॉल्यूम को 100 मान लिया जाए, ठीक, पूरे पृथ्वी का आयतन अगर हम 100 मान लें, तो पूरे पृथ्वी में क्रस्ट का आयतन कितना है, मेंटल का आयतन कितना है, कोर का आयतन कितना है, ये देखते हैं। तो पूरे पृथ्वी में क्रस्ट का जो आयतन है वो केवल 1% है। अगर पूरे पृथ्वी में मेंटल के आयतन की बात की जाए तो पूरे पृथ्वी में मेंटल का आयतन है 84%, और पूरे पृथ्वी में कोर का आयतन है, ये 84 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा कितना, 84 85, 100 में 85 निकल गया तो 15। तो पूरे पृथ्वी में कोर है 15%। यानी अगर हम पूरे पृथ्वी के आयतन को 100 मान लें
तो उसमें क्रस्ट का योगदान केवल 1% का है, या पृथ्वी के आयतन में क्रस्ट का योगदान केवल 1% का है, मेंटल का योगदान 84% का है और कोर का योगदान 15% का है। ठीक, ये बात आप समझ गए। अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो अगर पृथ्वी के मास को भी हम 100 मान लें, 100 मान लें, तो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान में मास में क्रस्ट कितना है? तो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान में क्रस्ट जो है 0.5% का योगदान करता है, यानी 0.5% है। अगर हम पूरे पृथ्वी में मेंटल के मास की बात करें तो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का जो मेंटल है वो है 66.5%। 66.5%, यानी पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान में मेंटल का योगदान जो है 66.5% का है। अब ये 66.5 और ये 0.5 यानी 67 तो यही हो गए, बचा कितना? तो कोर का जो टोटल मास होगा पूरे पृथ्वी के मास में 33% का योगदान होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा भाग हमारी पृथ्वी का जो है वो है मेंटल के रूप में। आयतन भी सबसे अधिक इसी का है और मास भी सबसे अधिक इसी का है। अब बात आती है घनत्व की। अगर हम घनत्व देखें तो चलिए पूरे पृथ्वी की अगर हम घनत्व की बात करें, एवरेज डेंसिटी की बात करें, तो पूरे पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी जो होती है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। पूरे पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक, और ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हर जगह मैं ये यूनिट लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे कि ये डेंसिटी ही लिखी जा रही है। तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अगर हम क्रस्ट की बात करें, यहीं पर अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट की जो एवरेज डेंसिटी एथेंटिक बुक्स में दी गई है वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी इसके अलग देता है। एनसीईआरटी कहता है कि 3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी, ये कह रहा है एनसीईआरटी। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपके एग्जाम में जिस तरह के ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से आप आंसर दीजिएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब बात आती है क्रस्ट की में आपके ओशियानिक क्रस्ट का। ओशियानिक क्रस्ट क्या है? अभी मैंने बताया सागर महासागर के पानी के नीचे जो जमीन भाग है वो क्या है? महासागरीय क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट है। अगर हम ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें तो ध्यान रखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब डेंसिटी है, यानी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब एवरेज डेंसिटी है ओशियानिक क्रस्ट की। ठीक, ओशियानिक क्रस्ट की। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां कुछ गड़बड़ लगता है एनसीईआरटी के डाटा में। कारण क्या है कि टोटल डेंसिटी जो क्रस्ट की आप बता रहे हो 3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और ओशियानिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट की डेंसिटी बता रहे हो आप 2.7, जबकि ओशियानिक क्रस्ट हैवी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। तो मेरे हिसाब से और एथेंटिक बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्रस्ट की जो एवरेज डेंसिटी होनी चाहिए 2.7 और ओशियानिक क्रस्ट की जो डेंसिटी होनी चाहिए 3। ओशियानिक क्रस्ट की यानी महासागरीय क्रस्ट की डेंसिटी होनी चाहिए 3। तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी और एथेंटिक बुक में ये अंतर है, ये मैं आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है अभी बताया हूं कि अपर मेंटल का अपर पार्ट हटा दीजिए, बचा जो अपर मेंटल है वो है एस्थेनोस्फीयर। अब इसकी डेंसिटी क्या है? 3.4 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब।
ये भी एनसीईआरटी दिया है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एस्थेनोस्फीयर की ये डेंसिटी है। ठीक, अगर जहां पर मेंटल खत्म हो रहा है और कोर शुरू हो रहा है, इस जगह की बात करें जहां मेंटल खत्म हो रहा है कोर शुरू हो रहा है, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई पर बात करें, तो यहां की जो डेंसिटी है 5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। 5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, यानी मेंटल और कोर की सीमा पर जो डेंसिटी है 5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। ठीक, अगर हम कोर में आ जाएं तो कोर की डेंसिटी है 13 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। कोर की ओवरऑल कोर की डेंसिटी देखें तो 13 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, और कोर के सेंटर में आ जाए, एकदम केंद्र में आ जाए, तो इसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक, इसके अलावा और भी डेप्थ में आप जा सकते हो। अपर कोर लोअर कोर की डेंसिटी को आप देखते हुए, जैसे अपर कोर की डेंसिटी की बात की जाए तो 9.9 से 12.2 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। उसके बाद लोअर या इनर कोर की डेंसिटी की बात करें तो 12.6 ग्राम से 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। लेकिन इतना आपसे नहीं पूछेगा, बस इससे ये आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम सतह से नीचे आते जा रहे हैं लगातार घनत्व तो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए, जैसे जैसे आप सतह से नीचे आ रहे हो वैसे वैसे घनत्व बढ़ता चला जा रहा है। अब ये घनत्व बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सतह से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पृथ्वी का वो भाग भारी पदार्थों से बना हुआ है, और वो पृथ्वी का भाग किन भारी पदार्थों से बना हुआ है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, उसके बाद लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, डी लेयर, इन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। इनके बारे में अगली वीडियो में और डिस्कस किया जाएगा। अगली वीडियो में हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि किन कौन कौन से खनिज हैं इसमें, यानी फेल्सिक रॉक, मैफिक रॉक, अल्ट्रा मैफिक रॉक, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहे, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो पाए। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।